नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। गुणनखंड के अंतर्गत गुणजों की संख्या, गुणजों का योग, गुणजों का गुणनफल, इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा इससे लगभग सभी परीक्षाओं में, चाहे वो रेलवे की हो, एसएससी की हो, यूपीपी हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी SSSC हो, इन सभी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुणज क्या होते हैं। तो गुणज क्या होते हैं? गुणज वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाए। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, यदि 12 लिखा है तो 12 के गुणज क्या होंगे? तो 12 के गुणज सबसे पहले 12, फिर 24, फिर 36, 48, 60, 72, ऐसे बढ़ती चला जाएगा। देखिए, गुणज का मतलब क्या हुआ कि वह संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभक्त हो। तो देखिए, जितनी भी संख्याएं हैं ये 12 से क्या है, विभक्त है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहाड़ा, देखिए जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये सारी संख्याएं, 12 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये सभी संख्याएं आएंगी। अब बात करते हैं कि यदि सबसे छोटा गुणज पूछा जाए, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज पूछा जाए तो वो संख्या स्वयं होती है। दूसरा प्रश्न इस पर क्या बनता है कि गुणजों की कुल संख्या, अगर जो पूछा जाए कि 12 के गुणजों की कुल संख्या क्या होगी, तो ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, अनंत तक है। इसको सीधे शब्दों में से समझेंगे कि अनंत तक। और यदि पूछा जाए, हम पूछते हैं कि 12 का सबसे बड़ा गुणज क्या होगा, तो कैन नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे समझिए, अगर जो गुणज की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले इसकी संख्या पे प्रश्न बनता है कि गुणजों की संख्या क्या होती है। तो आप कहेंगे गुणजों की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। दूसरा प्रश्न बनेगा कि सबसे छोटा, अगर जो 12 या किसी संख्या से देके पूछ दे कि सबसे छोटा गुणज क्या होगा, तो आप कहेंगे वो स्वयं संख्या होगी, मतलब संख्या। इसको ऐसे समझिए, वही संख्या, सबसे छोटा गुणज क्या होगी, वही संख्या। अगर जो पूछता है कि सबसे बड़ा गुणज, कि किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज क्या होगा, तो आप कहेंगे कि कैन नॉट फाइंड, CNF, ज्ञात नहीं किया जा सकता कि सबसे बड़ा गुणज क्या होगा। अब देखिए, गुणज के बाद आता है गुणनखंड। हम लोग समझते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। तो देखिए, किसी भी संख्या का गुणनखंड, देखिए इस गुणज को समझ लीजिए, या तो इसको गुणज कहेंगे और इसको क्या कहते हैं कि अपवर्त भी कहते हैं, इसको एक अपवर्त भी कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं गुणनखंड की। तो गुणनखंड क्या होगा, देखिए फैक्टर, गुणनखंड। अब किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या का गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दें। जैसे बात करते हैं कि 12 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 12 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। अब देखिए कि 12 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्या होगी, वे संख्याएं जो 12 को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब यदि प्रश्न इस पर ऐसे पूछता है कि सबसे छोटा गुणनखंड, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, देखिए 1 होता है। यदि प्रश्न पूछे कि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, तो वो संख्या स्वयं होती है। और यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, निश्चित। देखिए बात करते हैं हम लोग गुणनखंड की। तो गुणनखंड अगर जो पूछे कि सबसे छोटा गुणनखंड, तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। यदि पूछे सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड, तो सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या स्वयं होती है जिस संख्या के बारे में पूछा जाता है। और गुणनखंडों की कुल संख्या, तो ये निश्चित होती है। गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। अब देखिए, इसको यहाँ पे संख्या लिख लीजिए, इसकी संख्या क्या होगी, निश्चित। प्रश्न देखिए यहीं से बनेगा, गुणनखंड से बनेगा। गुणजों से प्रश्न नहीं बनता है, प्रश्न गुणनखंडों से बनता है। तो देखिए हम समझते हैं कि गुणनखंड, अब इस गुणनखंड में कैसे प्रश्न बनेगा, तो गुणनखंडों की संख्या से प्रश्न बनता है। किससे प्रश्न बनता है, गुणनखंडों की संख्या से प्रश्न बनता है। देखिए प्रश्न किससे बनेगा, गुणनखंडों की संख्या, प्रश्न बनेगा गुणनखंडों की संख्या। अब मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं एक संख्या 100, संख्या ले लेते हैं
100। और इसके गुणनखंडों की बात करते हैं तो सबसे पहले 100 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और स्वयं 100 से। अब देखिए इनकी कुल संख्या क्या हो जाएगी। अगर 100 देखिए इन्हीं संख्याओं से विभाजित होगा ना, 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और 100 से। तो देखिए इनकी संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 9। अगर जो हम बात करते हैं तो ये कुल कितने हो जाएंगे, 9। अभी तो ये छोटी संख्या है तो आप सीधे निकाल ले रहे हैं, परीक्षा में बड़ी से बड़ी संख्या दे देती है। और देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसके गुणनखंडों को कैसे हम निकालेंगे, 100। इसका हम लोग क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए सबसे पहले 2 से 50 हो गया, फिर 2 से 25 हो गया, फिर 5 से 5 हो गया, फिर 5 से एक बार में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, या इसको 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए संख्या कैसे निकलेगी, देखिए 2 की पावर क्या है, 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1 कर देंगे। और यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 2, तो 2 प्लस 1 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 3, 2 1 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी, 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तीसरे तरीके से क्या करते हैं, तीसरा तरीका होता है, जैसे यहाँ पे 100 लिखा है तो 100 को हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, देखिए 2 दूना के 4, अब 2500 को 100, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे पूरा ठीक से समझ लीजिए। देखिए इसको 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। देखिए ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये किसका हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। और जब गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं तो जो पावर आती है उसमें 1 जोड़ते हैं। जैसे 2 की पावर क्या है, 2, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब 5 की पावर कितनी है, 2, उसमें क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3। और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए ऐसे भी इनकी संख्या 9 है और ऐसे भी इनकी संख्या 9 है। आगे चलते हैं। देखिए एक इस पे प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। अब इस पे प्रश्न बन सकते हैं, देखिए प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न क्या होगा, सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि पूछेगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या, तो कुल गुणनखंडों की संख्या, तो 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 9। निकालने की विधि बता दिए हैं। दूसरा प्रश्न पूछ देगा कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 100 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए कुल अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे, देखिए 2 है 2 बार, 5 है 2 बार, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। और जब कुल संख्या पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की तो क्या करेंगे, जो इनकी पावर होगी उसको जोड़ देंगे। या सीधे सीधे समझ लीजिए कि 100 के कुल कितने अभाज्य गुणन है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 2 = 4। एक प्रश्न हो गया कुल गुणनखंडों की संख्या, दूसरा प्रश्न हो गया कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तीसरा प्रश्न बन जाएगा कि भिन्न भिन्न, मतलब कि अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे भिन्न भिन्न अलग अलग इसके कौन कौन से गुणनखंड है, तो 5 है और 2 है, यही तो दोनों अलग अलग है ना, इसके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड है इसका, नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि एक 5 है और एक 2 है, दोनों मिला के इनकी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए इस पर कितना प्रश्न बन गया। कन्फ्यूजन इन्हीं प्रश्नों में होती है। अगर जो ये तीनों चीज़ें आप समझ लेंगे तो कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे पहले कुल गुणनखंडों की संख्या 9 हो जाएगी। तो कुल गुणनखंड क्या होते हैं, जो पावर आती है, जो घात आती है, उसमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, तो जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनकी जो घातें होती हैं उनको आपस में जोड़ दी जाती हैं। अगर जो पूछता है कि भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो देखिए जो अलग अलग गुणनखंड होते हैं, जैसे 5 है इसमें 2 है, तो 2 अलग प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है, तो बस उसकी संख्या हम लोग लिख देते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, इसी पे और प्रश्नों को देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि
देखिए गुणनखंड को इस विधि से निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और इसकी अन्य विधि भी होती है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको भी। अब जैसे मान लीजिए पूछता है, कह रहा है कि 420 की, अब एक संख्या है 420 और इसके क्या, सबसे पहले 420 के हम लोग निकालेंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरा निकालेंगे कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इस पे जितना प्रश्न बन सकता है हम इसी नंबर पे आपको बता दे रहे हैं। फिर एक प्रश्न बनेगा कि भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब निकालिए इसको आप लोग। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। एक विधि तो ये होती है, ऐसे लाइन खींच के आप कर लीजिए 420 का, ऐसे ऐसे काटते रहिए। दूसरी विधि हम आपको बता रहे हैं, 420 को क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, गुणे 7 लिख सकते हैं, गुणे 10 लिख सकते हैं। देखिए 6 7 42 और 42 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 420। अब देखिए यहाँ पे 6 है ना, तो इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, यही इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो देखिए अगर जो पूछता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो 2 की पावर कितनी है, 2, तो 2 की पावर कितनी है, 2, तो घात में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1। फिर 3 की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1। 5 की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1। अब देखिए इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के पास कोई भी सिंबल नहीं होता है, तो वो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। देखिए 2 1 3, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, तो इसके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी 12। अब पूछता है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, इनकी जो घात होती है इन्हीं पावर्स को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, तो 2 1 3 और 1 4। अब अगर जो प्रश्न इस पर पूछता है कि भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो देखिए 2 3 और 5 ये 3 संख्याएं हैं जो कि अलग अलग हैं, अभाज्य भी हैं, तो इनकी संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 4 और 12। देखिए समझ लीजिए कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक अगले प्रश्न को लेते हैं 2160। अब मान लीजिए एक प्रश्न हम ले लिए 2160 की। अब देखिए शुरू करते हैं, सबसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या, इसके कुल गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए सबसे पहले अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो 2160 है, अब शुरू करिए, इस विधि से करेंगे तो 2 से एक बार में 108, फिर 2 से करेंगे तो 540, फिर 2 से करेंगे 270, फिर 2 से करेंगे 135, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो ये विधि थोड़ी लंबी हो जाती है, लंबी हो गई ना। अब देखिए इसको करना होगा, अब क्या एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे इतना लंबा, देखिए कैसे करेंगे। 216 है ना, इसको तोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले 72 में तोड़ दिए, फिर 3 में तोड़ दिए और 10 में। देखिए 72 3 कितना होता है 216, 216 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 2160 हो जाएगा। अब देखिए 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 और 8 9 72। अब देखिए यहाँ से इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। ये 8 किसका घन है, तो 8 2 का घन है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे,
2 का ये क्यूब मतलब 2 की घात 3 और इस 2 को लिख लेंगे तो 2 की घात क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 9 लिखा है, 9 है ना, तो 9 का मतलब क्या होता है कि 3 का स्क्वायर और एक 3 यहाँ से ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 का घन हो जाएगा। फिर देखिए ये क्या है 5 और 5 की पावर क्या है 1 है। अब यहाँ से भी आप काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4, 2 की पावर क्या निकलेगी, इसी पे से समझिए, देखिए 2 की पावर क्या निकलेगी 4, 3 की पावर क्या निकलेगी 3 और 5 की पावर क्या निकलेगी 1। तो कुल गुणनखंडों की संख्या, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, घात में जो इनकी पावर्स होती है सब में 1 जोड़ते हैं और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 4 3 और 1 है, तो यहाँ पे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 5 को 20, 20 दूना के 40। ये कुल गुणनखंडों की संख्या हो गई। अब कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। कुल अभाज्य गुणनखंड, तो कुल अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जो इनकी पावर्स होती हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। देखिए 2 की घात कितनी है 4, 3 की घात 3 है और 5 की घात 1 है। तो यहाँ पे 4 + 3 + 1 बराबर क्या हो गया 8 हो गया। अब पूछता है कि भिन्न भिन्न, तो अगर ये पूछता है कि भिन्न भिन्न मतलब कि अलग अलग अभाज्य गुणनखंड, तो अलग अलग क्या हो जाएंगे, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। तो कुल गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड और भिन्न भिन्न गुणनखंड। अब देखिए एक प्रश्न पूछता है कि इसके कुल सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिए अगर जो यहीं पे प्रश्न पूछ दे कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि जो कुल गुणनखंड हैं, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ये 40। तो कुल गुणनखंड में किस प्रकार के गुणनखंड होंगे, कुछ सम गुणनखंड होंगे और विषम गुणनखंड होंगे। तो देखिए सम गुणनखंड की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 4, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 3 की पावर 3, फिर क्या आ जाएगा 5 की पावर 1। देखिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि दो ही एक ऐसी, हम इस मेथड को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। दो ही एक ऐसी संख्या है कि जो सम होते हुए भी अभाज्य है, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं वो सारी विषम हैं। हमको देखिए क्या निकालना है कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें से सम वाले को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो देखिए कुल विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, ये 3 की पावर कितनी है 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और ये देखिए 5 की पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 8। तो कुल विषम गुणनखंडों की संख्या इसकी क्या होगी 8। अब देखिए कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, जो कि हम आपको बहुत आसान विधि बता देंगे। अगर जो निकालना है क्या कि कुल सम गुणनखंडों की संख्या, तो इधर देखिए कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 8 और सम की घात कितनी है ये 4। देखिए कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ये 8 और सम गुणनखंड की पावर कितनी आई, मतलब इस 2 की पावर कितनी है ये 4। देखिए यहाँ पे 2 की पावर आप 4 लिख दीजिए और इस 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे किस में लाके, इस 4 में, तो 8 × 4 बराबर कितने को हो जाएगा 32। अब देखिए इसको जोड़ेंगे भी तो कितना हो जाएगा 40, ठीक ना। देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या 40 है, कुल गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड होंगे और भाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड विषम गुणनखंड होंगे और सम गुणनखंड होंगे। तो विषम गुणनखंडों की संख्या 8 आ गई और सम गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई 32। जब भी निकालना होगा सम गुणनखंडों की संख्या तो हमेशा पहले विषम को निकालेंगे, उसके बाद सम को निकालते हैं। देखिए इस पर और प्रश्नों को देख लेते हैं, और प्रश्नों को देख लेते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं, जैसे इस पर एक प्रश्न कोई और लेते हैं। अगर जो आपसे पूछा कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 7200 के सम गुणनखंडों की संख्या,
तो 7200 के सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। ये देखिए क्या होगा, 2 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 100 का मतलब क्या होता है 25 चौको 100। तो 25 चौको 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5, 3 का पावर क्या हो जाएगा 2 और 5 की पावर क्या हो जाएगी 2। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो उसके पहले हम लोग क्या निकालेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड में हम क्या करेंगे, इस 2 वाले को कैंसिल करेंगे, सिर्फ विषम संख्याओं को लिखेंगे, सिर्फ विषम संख्याओं को लिखेंगे। इस 2 को क्या करेंगे, 2 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ विषम वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर बराबर, इस पावर में 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया 3 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड कैसे निकलेंगे, अब देखिए 2 की पावर कितनी है 5, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 5, तो इस 9 का ला के इस 5 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 गुणे 5, 9 5 कितना हो जाएगा 45। अगर जो पूछता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 45 में 9 जोड़ेंगे तो देखिए 54 आ जाएगा। अगर जो चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि कुल इसके कितने गुणनखंड होंगे। अगर जो बात करें हम लोग कुल गुणनखंड की, तो कुल गुणनखंड देख लीजिए कैसे निकालते हैं। 2 की पावर 5 है तो 5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 की पावर कितनी है 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 की पावर कितनी है 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए 36 18 18 54। तो ये कुल गुणनखंड हो गए, ये सम गुणनखंड हो गए, ये विषम गुणनखंड हो गए। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग इसकी नोट्स बनाते चलते होंगे, बना रहे होंगे। देखिए मेरे द्वारा जो विधि बताई जा रही है, आप कहीं भी इसको खोज लीजिए, किसी भी बुक में खोज लीजिए, ये कई बुकों का कॉम्बिनेशन है। हम कई जगह देखते हैं, मैटर कलेक्ट करते हैं, उसके बाद लाके आपको बताते हैं। तो आप इसकी नोट्स बनाइए और ये गारंटी मेरी है कि जब कोई भी परीक्षा होगी उसके 1 हफ्ते पहले आप उठा के नोट्स को देख लेंगे तो 1 हफ्ते में आपकी पूरी मैथ समाप्त हो जाएगी। और अभी इसमें और प्रश्न बाकी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसका पार्ट 2 बनाएंगे जो आपको कल या परसों मिलेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।